डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बॉटनी पढ़ाते हैं। एमएससी क्लास पढ़ रहे हैं आप। ये बच्चों बहुत ऊंची क्लास होती है, बेसिकली हाईएस्ट होती है, सीधे शब्दों में कहें तो एकेडमिक। और ये आपको होल लाइफ काम आएगी और यही एक जॉब दिलाती है, ये भी आप ध्यान रखें। इसमें आप इन डेप्थ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो और जो कंपटीशन देंगे वो आसानी से क्लियर होंगे। जॉब लगेगा या कहाँ भी प्लेसमेंट होगा, उसमें आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी। तो सब्जेक्ट की डेप्थ बनाए रखें, पुराना जो है उसको मेमोराइज रखें, उसका रिवीजन करते रहें। तो इसी क्रम में हम जो ले रहे हैं टॉपिक आपका, वो न्यूक्लियस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। लास्ट ईयर भी, पिछले सेम में भी हमने आपको पढ़ाया था, तो उसी क्रम में हम उसी तरह से हम बैक पैटर्न करते पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ऑनलाइन जो टीचिंग है, ये क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्लास में अलग तरह से पढ़ाया जाता है, और क्योंकि कोरोना काल है, बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइन कर रही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो उसको गाइडलाइन को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें। वैक्सीन या और जो मेडिसिन हैं, वो जो भी लेनी है टाइम पे टाइम, जैसा गवर्नमेंट कहे या डॉक्टर्स कहें उस तरह से आपको फॉलो करना है। लेकिन टाइम भी प्रेस्टिजियस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कीमती होता है, सीधे शब्दों में कहें तो इसको भी आप यूज़ लीजिए और इन डेप्थ में पढ़ें, ताकि और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो उसमें आपके आसानी रहेगी। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है, जैसा कि पहले भी हम बताते रहे हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में ये पेपर्स हैं, और इसमें हम ये सेकंड सेम में 8th पेपर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले रहे हैं। ऐसे आपका 5 यूनिट में बना हुआ है सिलेबस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसके अंदर हम जो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट पढ़ाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बाकी अदर्स पढ़ाएंगे। तो इसमें हम आज जो ले रहे हैं आपका ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से न्यूक्लियस से रिलेटेड ये रहेगा। बाकी फिर आगे चीज़ें अगली क्लासेज में रहेंगी। इस तरह से पूरा सिलेबस है आपका। ऐसे बच्चों, ये सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि पहले आपने पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप से हम बांटते हैं। प्रो मीन्स कम विकसित और यू मीन्स ज़्यादा विकसित। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है, एज सच न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इस तरह से ये चीज़ें होती है, जैसे न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल वॉल है, कैप्सूल्स है। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम बताना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोइड संरचना कहा जाता है, यानी कि एज सच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस टाइप ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। प्रो मीन्स कम विकसित है, और भी कई स्ट्रक्चर में वेरिएशन रहेंगे। तो न्यूक्लियस के केस में ये है, जबकि वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स आएंगे तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस बन जाता है, बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये इस तरह से, और न्यूक्लियस की जो साइज़ है वह प्रोकैरियोटिक की सेल्स से अगर देखें तो बड़ी होती है। तो इस तरह से इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड ये न्यूक्लियस रहेगा। हम और पार्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे अभी, राइबोसोम गोल सेल ऑर्गेनल लेंगे, उस वाले जगह लेंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलोप है, केंद्रक झिल्ली जिसको हम कहेंगे। इसके अंदर केंद्रिका है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और क्रोमेटिन है, जो जेनेटिक मटेरियल है वह है। इस तरह से ये है संरचना इसकी रहेगी। इस न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द जीन्स इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में अधिकांश जीन जो होता है
वो इसी के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में जो है हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और कुछ हद तक क्लोरोप्लास्ट में भी कई जीन्स पाए गए हैं, जो कि हम लेंगे सेल ऑर्गेनल जेनेटिक्स में लेंगे या ऑर्गेनल जेनेटिक्स में लेंगे, वहाँ पर और ज़्यादा आएगा। लेकिन मैक्सिमम जीन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस इन्वॉल्व्स इनक्लोज द न्यूक्लियस सेपरेटिंग इट्स कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो एनवेलोप है उसके अंदर जो है एनक्लोज न्यूक्लियस को घेरता ही है, और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें सिस्टम में रहे हैं। जैसे ये डीएनए है, डीएनए से ही आगे चलकर मैसेंजर आरएनए बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्री मैसेंजर आरएनए। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर न्यूक्लियस में हो रही है, ये सारी न्यूक्लियस में हो रही हैं। देन फिर इसके बाद ये जो बाकी प्रक्रियाएँ ये साइटोसोल में होगी, और यहाँ पर राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है उस पर ये प्रोटीन सिंथेसिस की ये प्रक्रिया यहाँ होगी, इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो कुल मिला के न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियर पोर के जरिए निकलेगा। देन फिर बाकी सारी प्रक्रियाएँ यहाँ पर, तो एक सेपरेशन है, कंपार्टमेंट है न्यूक्लियस, सीधे शब्द में जेनेटिकल प्रोसेसिंग के लिए कहा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस का, और यही डिफरेंस जो होता है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में है, वो कम डेवलप्ड रहेंगे प्रोकैरियोट्स। ये और ज़्यादा डिटेल में डायग्राम है बच्चों, जो हम बाद में इसको लेंगे भी सही। ये इस तरह से न्यूक्लियोलस की संरचना है, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये प्रोसेस फर्स्ट बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन का। देन फिर सेकंड प्रोसेसिंग है, फिर ये बाकी इस तरह से ये है। और अगर सीधा सेल लेवल पे अगर आप देखें तो वहाँ पर ये होता है। डीएनए सिंथेसिस फेज रहेगी सेल साइकिल में, आपने देखा है, इससे सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। क्रोमेटिड से जो दो बने हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर शब्द का ये यहाँ मीनिंग है। क्रोमोसोम कंडेंसिंग, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन एंड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, इस तरह से होगा। ये अलग अलग पोल्स पे जाएंगे और फिर ऐसे डॉटर सेल्स बन जाएगी। G1 G2 इस तरह की फेज जो आपने सेल साइकिल में पहले यूजी क्लासेज में पढ़ी है वह रहेगी इसकी फेज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल इन द सेल। इट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स by housing the cell's genome. The nucleus serves both as the repository of genetic information and its cell's control center. DNA replication, transcription and RNA processing all take place within the nucleus. यानी न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए प्रोसेसिंग होगा। A nucleus is a double membraned eukaryotic cell organelle. Eukaryotic cell organelle में देखें तो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर की जेनेटिक मटेरियल होता है। इट अपीयर्स इन एन ओवल शेप, अंडाकार होता है, और एवरेज 5 माइक्रोमीटर विड्थ होती है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ -9 नैनो होता है। इस तरह से शाब्दिक अर्थ है इसका। It often lies in the center of a cell. The nucleus was the first organelle to be discovered. Nuclei first discovered and named by the Robert Brown. Role of nucleus first demonstrated by the Max Hammerling. अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि अभी हमने डायग्राम में बताया था, ऐसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है। देन न्यूक्लियर पोर्ट्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, ये इस तरह से ये पोर रहेंगे, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाएगा। इस पे जो डॉटेड फॉर्म में अटैच है दैट इज राइबोसोम्स।
ये जो लिक्विड फॉर्म में है इसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा और ये वाला न्यूक्लियोलस। बहुत क्लियर डायग्राम है बच्चों, आसानी से समझ आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, द न्यूक्लियर इन्वेलप हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द two nuclear membranes separated by a perinuclear space measuring about 10 to 40 nanometer across underlying the nuclear lamina. The nucleus is surrounded by a system of the two concentric membranes called the inner and outer nuclear membrane. The inner and outer nuclear membrane are joined at the nuclear pore complex. ये हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर जुड़ी रहती है। इस तरह से इसका अटैचमेंट है रफ ईआर का। ये ऐसी संरचना है न्यूक्लियर एनवेलप की। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected with the lumen of the ER। इस तरह से जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इससे कनेक्टेड है ER से। ये करना चाह रहे हो आगे इसमें ये। It is functionally similar to the membranes of the ER and has a ribosome bound to the cytoplasmic surface, but the protein composition differs slightly as they are enriched in the protein which binds to the cytoskeleton. The inner nuclear membrane carries the proteins that are specific to the nucleus, such as those that binds the critical. The critical function of the nuclear membrane is to act as a barrier that separate the content of the nucleus from the cytoplasm। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस साइटोप्लाज्म को कंटेंट को इससे सेपरेट करने का भी मेन कार्य करेंगे, जस्ट बाउंड्री लाइन का कार्य कर रही है। Like other cell membrane, each nuclear membrane is a phospholipid bilayer permeable only to small non-polar molecules. Other molecules are unable to diffuse through the bilayer. Nuclear lamina. It is the fibrous network that provides the structural support to the nucleus envelope. Nuclear lamina is composed of the fibril protein called the lamins. Lamins are a class of intermediate filaments proteins. Mammalian cells have the three lamin genes designated as the A, B and C, which codes for at least 7 distinct proteins. Like other intermediate filaments proteins, the lamina associated with each other to form the higher order structure, although the exact and the polarity of this association is thought to differ from the other intermediate filaments. Nuclear pore complex. The nuclear pore complex are the only channel through which the small polar movement molecules, ions and macromolecules like the proteins and RNAs can travel between the nucleus and the cytoplasm. The nuclear pore complex is responsible for the selective traffic of proteins and RNAs between the nucleus and the cytoplasm. The nuclear pore complex is an extremely large structure, about 30 times the size of the ribosome, with a diameter of about 120 nanometer. In vertebrates, the nuclear pore complex is composed of 30 to 50 different pore proteins called the nucleophorine, most of which are present in the multiple copies. Structure of molecule of nuclear pore complex. Visualization of nuclear pore complexes by the electron microscopy reveals that the NPC appears to consist of 8 structural subunits surrounding a central channel via which molecule passes. Nuclear pore complex consists of an assembly of 8 spokes arranged around a central channel. Therefore, we can say that it is the octagonal symmetry। इस तरह से ये octagonal symmetry जो बताना चाह रहे हैं। The spokes are connected to the right of the nuclear and cytoplasmic surfaces, and the spokes ring assembly is anchored within the nuclear envelope at site of fusion between the inner and outer nuclear membranes. Protein filaments exempt from from both the cytoplasmic and nuclear rings, forming a distinct basket-like structure on the nuclear site। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है जो हम बताना चाह रहे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। The pore complex as a whole is a wheel-like two parallel rings outlining the rim of the wheel.
Each consists of the 8 subunits seen in the electron microscope. The protein extending from the rim into the perinuclear space may help anchor the pore complex to the envelope called the anchor protein. Fibers also extend from the ring into the cytosol and nucleoplasm, with those on the nucleoplasm side forming a basket. Control of traffic of molecules between the nucleus and cytoplasm. The nuclear pore complex play a fundamental role in the physiology of eukaryotic cells. RNA synthesized in the nucleus are exported to the cytoplasm, where they function in the protein synthesis. Conversely, proteins required for the nuclear functions, transcription factors are transported to the nucleus from their sites of synthesis in the cytoplasm. Many proteins shuttle continuously between the nucleus and the cytoplasm. Depending on their size, molecules can travel through the nuclear pore complex by one of the two different mechanisms. इस तरह से ये है molecular traffic through the nuclear pore. Diffuse pathway के जरिए small molecules and small proteins of the less molecular mass pass freely through the pore in either direction. और active transport के जरिए most protein and RNA unable to pass through the open channel, so they pass through the nuclear pore complex by an active process. यहाँ active process के जरिए ये होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट को भी हम बच्चों लेंगे और एक वीडियो भी आपका इसको दिखाएंगे। ऐसा ये सेल स्ट्रक्चर है जो हमने पहले बताया भी सही। ये टोटल स्ट्रक्चर डायग्राम आप देखिए और इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में और डिटेल में हम लेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा डायग्राम बच्चों। इस तरह से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे अरेंज होता है यूकैरियोटिक हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम मॉडल के हिसाब से है, और ये फाइनली कैसे क्रोमेटिन्स के। तो यानी कि ये सेपरेशन कंडेंस फिर ये नेक्स्ट स्टेज तो ऐसे है। तो इसको आप कोशिश करें समझने की, तो वह और ज़्यादा आसानी से आपको ये समझ आएगा। और आगे फर्दर स्टडीज़ में इन बुक्स को आपको पढ़ना रहेगा। बेंजामिन लेविस जीन 7th और आगे का एडिशन भी आ गया अब इसका। अल्बर्ट्स लेविस रॉबर्ट्स वाटसन की, जो JW वाटसन का आपने नाम सुना है, मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ सेल्स। बुखानन की है बुक्स, लॉडिस एंड बाल्टीमोर की मोलिकुलर सेल बायोलॉजी। इन बुक्स को आपको पढ़ना रहेगा। थैंक यू।